जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज है तारीख 7 और हम सोल्व कर रहे हैं आज का सेट नंबर 16 जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284। उसके लिए हम लगातार हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट बहुत तगड़ा होने वाला है और लास्ट तक बने रहिए। और साथ ही यह वीडियो स्टेनो के लिए भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहाँ हम कवर करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश सॉल्व करेंगे और गद्यांश के बाद ही हम इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर कह रहा है, निर्देश दे रखा है, कह रहा है कि 1 से 5 तक नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो चलिए गद्यांश जल्दी से ख़त्म करते हैं। कह रहा किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। रेवती राय वह महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधाओं के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाएं बैठे अपराधी तत्वों या पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्राय रोज ही जूझना पड़ता है। खतरों और आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी विवशता भी प्रेरणा देती है। ऐसा ही अवसर पर आँख नहीं दृष्टि वाले दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चूक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, जो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो अभी आपने गद्यांश देखा, अब गद्यांश से बनने वाले प्रश्न हम सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव का सबसे निकट है। तो साहस और खतरे, पहले घर फिर बाहर, हिम्मत और ज़िंदगी, हिम्मत करें इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल विकल्प गद्यांश का मुख्य भाव का सबसे निकट है। इसका यह तात्पर्य है, अगर मनुष्य हिम्मत तथा धैर्य के साथ कोई भी कार्य प्रारंभ करे और मेहनत और लगन पूर्वक उस कार्य को समाप्त करे तो सफलता उसकी निश्चित मिलेगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी हमारा सर्वोत्तम तरीके से सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दूसरा नंबर कठिन किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो प्रारंभ है, सफलता है, परिवहन है और कठिनाइयाँ हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर दोनों आपको बताना है। तो यहाँ पर बात करेंगे सफलता, किसमें सफलता शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों देखने को मिल रहा है। सफलता का मूल शब्द होता है फल। क्या होता है? सफलता का मूल शब्द यहाँ पर आपका फल होता है, जिसमें आपका स उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है साथियों? स उपसर्ग लगाने से सफल, और त अगर हम इसमें लगा दें, क्या लगा दें? त लगाने से आपका सफलता हो जाता है। तो यहाँ पर उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करे। और प्रत्यय किसे कहते हैं? तो शब्द के अंत में आकर अक्षर या समूह लगाया जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो यह क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा परपीड़ा शब्द गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ क्या है। तो परपीड़ा शब्द गद्यांश के प्रयोग के अनुसार अर्थ इसमें क्या है? तो दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा और दूसरों को पीड़ा। तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि परपीड़ा शब्द का अर्थ होता है दूसरों की पीड़ा। चौथा नंबर है, कह रहा है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन को का दर्शन बना? संघर्षशील व्यक्ति का, रेवती राय के, विवेकानंद के, असुरक्षित महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर चौथे नंबर में बात करेंगे रेवती के बारे में। यह गद्यांश है कि गद्यांश में
आपका कथन किसी को देखने के लिए आंखें नहीं है, दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो रेवती राय के जीवन का यह दर्शन बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 5वां नंबर, रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए थी? तो कामकाजी महिलाओं के लिए, महानगरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए या मुंबई के निवासियों के लिए। यहाँ पर बात करेंगे कामकाजी महिलाओं के लिए। किसके लिए? तो रेवती राय की कैब सेवा मूलतः कामकाजी महिलाओं के लिए थी। रेवती राय ने एकदम नया रास्ता कैब के द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा यात्रा का आश्वासन देने के लिए यह विकल्प चुना था। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अब गद्यांश खत्म हो गया। अब देखिए कह रहा है, ना ही पराग ना ही मधुर विकास ई काल, अलिक अलिकल ही सौ बांध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है मानवीकरण अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, अनयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने भौरों के माध्यम से राजा को समझाने का प्रयास किया है कि कवि ने राजा को समझाने के लिए सीधे सीधे बात ना करके भौरों का यहाँ पर जो है उदाहरण लिया है। कोई बात सीधे तौर पर ना करके व्यंग का सहारा लिया जाए तो वहाँ पर हमेशा साथियों अनयोक्ति अलंकार होता है। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7वां नंबर की ओर। कह रहा है कि निम्न में से किस विकल्प में आकर्मक क्रिया नहीं है? तो श्याम टहल रहा है, रमेश ने मुझे पत्र दिया, देव सोता है, अनीक कार चलाता है। तो किसमें आकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देव सोता है, देव सोता है, इसमें आकर्मक क्रिया नहीं है। यहाँ सभी क्या है, इसमें आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी? इसमें जो आपकी हो जाएगी वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें आपका देव सो रहा है। आगे 8वां नंबर है, कह रहा कि भला मानस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? भला मानस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? तो भला है जो मानस, मानस भला है, भला और मानस, और डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 8वें में भला मानस शब्द का समास विग्रह करें अगर हम, तो भला भला है जो मानस, भला है जो मानस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 9वां नंबर है, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका अगर हम सही संधि विच्छेद करें तो तत् क्या हो जाएगा साथियों? तत् प्लस आपका लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् प्लस लीन हो जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बड़ी ई की मात्रा है, इस वजह से आपका यहाँ पर तत् प्लस लीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 10वां नंबर, कह रहा कि हाथ कंगना को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ आपका निकलेगा? हाथ कंगना को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कह रहा किसी बात का प्रमाण देना, स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सी कह रहा किसी भी चीज़ के लिए प्रमाण देना अति आवश्यक है। और डी कह रहा अस्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर 10वें नंबर में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सर्वोत्तम हो जाएगा कि हाथ कंगना को आरसी लोकोक्ति का अर्थ होता है स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 11 नंबर है, कर बिलाप सब रोइहं रानी, महि विपति किम जाई बखानी, सुन बिलाप दुखहु लागा, धीरजहु कर धीरज कर धीरजू भागा। तो इसमें आपका क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इसमें आपका भयानक रस है, करुण रस है, भक्ति रस है या वियोग श्रृंगार रस है। तो यहाँ पर देखिए बिलाप की बात की जा रही है। कहाँ क्या की जा रही है? इसमें आपकी बिलाप की बात की जा रही है। यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर बिलाप, देखिए बिलाप की बात की जा रही है, यानी कहीं ना कहीं इसमें रोने धोने की बात की जा रही है। तो रोइहं रानी यानी रोने की बात की जा रही है। और महा विपत्ति यानी कोई विपत्ति पड़ गई है तो कम कीजिए बखानी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा करुण रस हमारा करुण हो जाएगा। तो करुण रस का हमारा क्या होता है? यहाँ पर शोक हो जाता है। और यहाँ पर भयानक रस का हमारा भय हो जाता है। और भक्ति रस का हमारा, तो बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं वियोग श्रृंगार रस का और भक्ति रस का। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 12 नंबर, मीठा मोदू मन भय मालिन शब्द में कौन सा अलंकार है? मीठा मोदू मन भय मालिन शब्द में कौन सा अलंकार है? 12 नंबर है। तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार दे रखा है,
यमक है, उत्प्रेक्षा है और रूपक है। तो यहाँ पर प्रस्तुत आपका देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में मैं वर्ण की किसकी, तो मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर मन मानो जन जानो वहाँ पर होता है, हमारा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए 13 नंबर, निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। तो फल है, फूल है, पेड़ है और सुंदर है। तो यहाँ निम्न में विकल्पों में से आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है 13 नंबर में, यहाँ पर सुंदर। कौन सा, सुंदर। देखिए सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। बाकी देखिए फल, फल बहुत सारे फल होते हैं। जैसे अगर फलों का समूह देखें हम, तो जैसे आपका आम हो गया, सेब हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया, यह सब फलों का एक कहीं ना कहीं जाति का बोध कराता है। फूल भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कमल का, गुड़हल का, और इस तरह से आपका फूलों के भी कई सारे आपकी प्रजातियां होती हैं। और पेड़ के भी आपके बहुत सारे, आम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, ये सब पेड़ भी बहुत अनेक आते हैं। लेकिन यहाँ सुंदर आपका यहाँ पर जाति का बोध नहीं करा रहा है। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम 14 नंबर की ओर। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो साधु शब्द का स्त्रीलिंग सदैव आपका साथियों साध्वी होता है। और साध्वी देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 15 नंबर है, निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक के लिए होता है। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होकर अधिकरण में पर यानी 15 में हे अरे के लिए क्या, तो हे अरे के लिए यहाँ पर संबोधन आपका कुछ इस तरीके से आपका चिन्ह होता है संबोधन का। तो यहाँ पर 15 में आपका ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, पाहुन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आपने गांव में देखा होगा, पाहुन, पाहुना पाहुना कह के बुलाते हैं। तो वहाँ पर पाहुना का जो शब्द होता है वह मेहमान के लिए होता है। तो मेहमान आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो पाहुना क्या कैसा शब्द है, पाहुना यहाँ पर देशज शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने देश का है यह। तो देशज शब्द हमारा यहाँ पर विकल्प नंबर सी सर्वोत्तम तरीके से सही हो जाएगा। 17 नंबर है, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। समर्पित, जब आप कई बार समर्पित बोलेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि छोटी ई का मात्रा आपका पै पे लगा हुआ है। इस वजह से आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है, तितली निम्न में से किसकी कृति है। तितली कह रहा है जयशंकर प्रसाद की, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, अयोध्या प्रसाद हरि और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तितली, तितली की बात की जा रही है तो जयशंकर प्रसाद किसकी, तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यथार्थवादी उपन्यास है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास जैसे आपका एक कंकाल हो गया, क्या हो गया, कंकाल हो गया, और आपका इरावती हो गया। इरावती भी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। आगे है, काहे को ब्याहे परदेसु सुन बाबुल मोरे निम्न में से किसकी यह पंक्ति है। तो विजय सेन है, मधुकर हैं, अमीर खुसरो हैं या चंद्रबरदाई हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में अगर देखें तो अमीर खुसरो की गीत से संबंधित यह रखता है, जिसमें उन्होंने एक पुत्री की मनोस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के जो है जनक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो करेक्ट हो जाएगा। प्यासा शब्द में डैश डैश भाववाचक संज्ञा बनाती है। तो देखिए, प्यास जब लगती है तो हम किसी न किसी से पानी मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भाव को वह दर्शाता है। तो बात करेंगे यहाँ पर प्यास की, प्यास हमारा, प्यासा शब्द में प्यास हमारा भाववाचक संज्ञा बनती है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। ठाकुर शब्द का यहाँ पर स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हमारा क्या हो जाएगा, ठकुराइन। क्या हो जाएगा, ठकुराइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे, खिलाड़ी का कोई बहुवचन नहीं होता है, खिलाड़ी ही इसका बहुवचन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है 23 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर अरे, यहाँ पर संबोधन के लिए सदैव आपका ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अरे तुम कैसे क्यों करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उसका भाई खेलता है, दिया गया वाक्य कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। तो देखिए
सर्वनाम क्या होता है? तो संज्ञा के स्थान पर जो यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 24 नंबर में, तो हमारा दिए गए वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? उसका भाई। उसका भाई यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द बताना है आपको। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द बताना है। तो 25 नंबर में तो देखिए व्यापारो तो होगा नहीं क्योंकि गलती दे रखा है, तो व्यापारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी व्यापारिक हमारे यहाँ पर जो है विशेषण शब्द बनेगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कावित्री कैसा लिखा जाएगा? अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम तरीके से तो कावित्री हमारा इस तरह से लिखे जाएगा, यही हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और 27 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द ज्ञात करना है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए वत्स है, अग्नि है, मयूर है, लेकिन यहाँ पर आग दे रखा है। आग हमारा यहाँ पर तद्भव हो जाएगा, जबकि आपका वत्स दे रखा है, अग्नि दे रखा है, मयूर दे रखा है। ये सब आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। कैसे साथी हो जाएंगे? तो यह सब तत्सम शब्द हो जाएंगे। और यहाँ पर तत्सम शब्द में समय एवं परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? तो भूतकाल का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की, वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। तो यहाँ पर 28 नंबर में जो हो जाएगा वह गया होगा। क्या होगा? तो वह गया होगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर है, कुछ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? कुछ शब्द यानी अनिश्चयवाचक हैं, भाववाचक हैं, संबंधवाचक हैं या निश्चयवाचक हैं। तो कुछ शब्द, तो यहाँ पर कुछ शब्द आपका अनिश्चयवाचक हैं, क्योंकि हम यहाँ पर निश्चय नहीं कर सकते हैं कि आपके कुछ शब्द हैं कितने हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे कुछ शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय होने का बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे है कल्पित का विलोम, आपको बताना है यहाँ पर कल्पित का। तो कल्पित का विलोम यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, देखिए मिथ्या तो होगा नहीं, तो कल्पित का हमारा हो जाएगा 30 में ऑप्शन नंबर बी। कल्पित का विलोम सदा हमारा सत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पहले भाग में हमने हिंदी सॉल्व किया 30 नंबर। अब हम दूसरे भाग में यहाँ पर रीजनिंग देखेंगे। यहाँ कह रहा है 35 बच्चों की एक कक्षा में अमेय की रैंक ऊपर से 6वीं है, एनी अमेय से 7 रैंक नीचे है, एनी रैंक से नीचे क्या होगी? क्या कह रहा है? 35 बच्चों की एक कक्षा में अमेय की रैंक ऊपर से 6वीं है, एनी अमेय से 7 रैंक नीचे है, एनी की रैंक नीचे से क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए एनी की ऊपर से, देखिए एनी की ऊपर से कितनी रैंक है। तो यहाँ पर बात करेंगे एनी की, एनी एक 35 बच्चों की एक कक्षा में अमेय की रैंक ऊपर से 6वीं है, एनी अमेय से 7 रैंक पीछे है। कहाँ से? तो आपका 7 रैंक नीचे है। तो 7 6 हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और टोटल कितने बच्चे हैं? तो टोटल 35 बच्चे हैं। कितने? 35 बच्चे, यानी 35 बच्चे यहाँ पर हैं। तो सीधे आपको 35 में से आपको 13 माइनस कर देना है और दोनों तरफ से पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर 23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। उसी असंगत अक्षर को यहाँ पर आपको समूह का चयन करना है। तो यहाँ पर बात करेंगे 33 नंबर में, 32 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जे हमारा 10 पे होता है, किस पे? जे 10 पे, के 11 पे और एन हमारा 14 पे। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी तो डिफरेंट मिला है। डी, डी के बाद ई। तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा और इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दोनों अक्षरों का गैप लें। तो देखिए आपका बीच में के एन दे रखा है, बीच में के एन है, तो के का यहाँ पर प्लेस वैल्यू 11 होती है
और n की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 14 होती है। इनका गैप देखें तो 3 का गैप यहाँ पर मिल रहा है। यहीं पर ई का 5 का होता है, जी का 7 पे होता है, तो यहाँ पर गैप हमें 2 का दिखने को मिल रहा है। उसी प्रकार आर हमारा 18 पे होता है और टी हमारा 20 पे होता है। यहाँ दोनों का गैप देखने को 2 पे आ रहा है। जेड का 26 होता है और बी का हमारा 2 होता है, तो यहाँ पर भी हमें 2 का ही डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर असंगत हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है उस विकल्प आकृति का चयन करना है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है और अंतर्निहित प्रश्न आकृति है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रहा है किसमें यह समाहित है। अगर इसमें हम देखें तो देखिए पहली बार सी में तो होगा नहीं, ना ही आपका बी में होगा। लड़ाई है डी और ए में, लड़ाई आपका ए और डी में है, तो आपका देखिए डी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपका 2 बना हुआ है, तो देखिए इसमें आपका इसमें दिख रहा है, कहाँ पे? इसमें दिख रहा है और ये आपका कुछ इस तरीके से है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यानी उत्तर आकृति ए आपका इसमें समाहित होगा। ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर राइट कर देंगे। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों के बाद निष्कर्ष 1 और 2, 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन को दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कथन कह रहा है यहाँ पर कि कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? कि कुछ महिलाएं क्या हैं? कुछ महिलाएं यहाँ पर, यानी महिलाओं को मैं एम से डिनोट करता हूँ। कुछ महिलाएं यहाँ पर क्या हैं? तो आपकी कमज़ोर हैं। क्या हैं? कुछ महिलाएं यहाँ पर क्या हैं? तो कमज़ोर हैं, यानी वीक हैं, इस वीक को हम डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ। और फिर कह रहा है कि कुछ कमज़ोर स्त्री हैं। क्या कह रहा है? कुछ कमज़ोर स्त्री हैं, यानी फीमेल हैं, यानी एफ से मैं डिनोट कर देता हूँ। फिर कह रहा है सभी स्त्रियाँ लोहा हैं, यानी यहाँ पर मैं सभी स्त्रियों को एफ यानी आयरन से डिनोट कर देता हूँ। और उसके बाद सभी लोहा सोना है, यानी सभी लोहा यानी सभी आयरन यहाँ पर लोहा है, तो लोहा गोल्ड यानी मैं जी से इसे डिनोट कर देता हूँ। फिर निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कमज़ोर लोहा है। तो देखिए कमज़ोर आपका यहाँ पर है और लोहा आपका कहाँ पर है? तो लोहा आपका यहाँ पर है। कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। 1 मिनट मैं तो दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा लगता है इसमें मिस्टेक हो गया है। तो देखिए यहाँ पर, तो चलिए डायग्राम दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह क्या रहा है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ। तो देखिए कह रहा है कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं, तो कुछ महिलाएं यहाँ पर क्या हैं? तो कमज़ोर हैं। फिर कह रहा है कुछ कमज़ोर स्त्री हैं, यानी कुछ कमज़ोर क्या है? यहाँ पर स्त्री हो जाएंगी। फिर कह रहा है सभी स्त्रियाँ यहाँ पर लोहा हैं, तो सभी स्त्रियाँ यहाँ पर क्या हो जाएंगी? सभी स्त्रियाँ लोहा हो जाएंगी। फिर कह रहा है सभी लोहा यहाँ पर सोना है, यानी गोल्ड है, सभी स्त्रियाँ यहाँ पर लोहा यानी गोल्ड हैं। इस तरह से डायग्राम बनेगा। अब चलिए निष्कर्ष सॉल्व करते हैं। कह रहा कुछ कमज़ोर लोहा है, तो कमज़ोर यहाँ पर है और लोहा यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष यहाँ पर पहला करेक्ट होता है। फिर कह रहा है कुछ सोना कमज़ोर है, तो सोना कहाँ पर है? सोना यहाँ पर है और कमज़ोर यहाँ पर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन दूसरा भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ महिलाएँ स्त्री हैं, महिलाएँ आपका यहाँ पर हैं और स्त्री आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इनके बीच जो है कोई आपकी समानता नहीं दिखाई दे रही है, तो दूसरा तो हमारा बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प नंबर सी हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आपका 35 नंबर, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। आपका असभ्यता है, लूट है, सेंध है और चोरी है। तो यहाँ पर चारों शब्द में आपको अलग बताना है। तो देखिए लूट हो गया, चोरी हो गया, सेंध हो गया, ये सब आपराधिक मामले हैं। कैसे हैं? आपराधिक मामले हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सभ्यता यहाँ पर जो है असंगत हो जाएगा। आगे है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम F से G तक जाएं तो F की वैल्यू 6 और G की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है? तो यहाँ पर 7 होती है। कितनी? G की वैल्यू 7 होती है। 1 मिला
अब 7 से 8 तक जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका एक का डिफरेंट। अब 8 से अगर हम 9 की तरफ जाएँ तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। क्या मिलेगा, आई मिलेगा। आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। तो यहाँ पर देखिए बी भी ख़त्म हो जाएगा और ए विकल्प में भी नहीं है। उसी प्रकार के से एम तक जाएंगे, कहाँ जाएंगे, के से एम तक जाएंगे तो 2 का डिफरेंट मिलेगा। एम से ओ तक जाएंगे तब भी आपका 2 का डिफरेंट मिलेगा। अब ओ में अगर ओ में 2 जोड़ते हैं 17 हो जाएगा। 17 पे हमारा क्या होता है, तो क्यों होता है। तो आई क्यों, देखिए आई क्यों हमारा केवल एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, बाकी हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में। आगे है लुप्त समरूप संख्या युग्म ज्ञात करें। क्या कह रहा है, लुप्त समरूप संख्या ज्ञात करें। तो देखिए आपका 1000 है और इसका संबंध 121 से है। तो आगे ऑप्शन से आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर यही सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न लग रहा है हमारा। तो 1000 क्या होता है, आप सभी जानते होंगे कि 1000 जो आपका होता है वह आपका किसका, तो 10 का क्यूब होता है। क्या होता है, 1000 जो होता है वह 10 का क्यूब होता है। 121 जो होता है वह किसका, तो 11 का स्क्वायर होता है। यानी आपको एक ऐड कर देना है। क्या कर देना साथियों, एक ऐड कर देना है, तब हमें जो है यहाँ पर 11 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। यहाँ से एक ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा और 11 का स्क्वायर कर देंगे 121 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर 343 और 343 81 यहाँ पर देखिए आपका परफेक्ट अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी अगर चेक करें, ऑप्शन नंबर डी देखिए यह किसका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5 का स्क्वायर होता है। अगर प्लस इसमें एक ऐड कर दें तो आपको 6 मिल, एक और ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका 6 मिल जाएगा। और 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर 36 होना चाहिए विकल्प में। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले आपका क्यूब आएगा फिर आपका स्क्वायर आएगा। आगे देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन करें। तो कह रहा महीना का संबंध वर्ष से दे रखा है, तो समय का दूरी से, लीटर का प्रवाही से, मिनट का घंटा से और गति का वाहन से। तो देखिए यहाँ पर बात होगी अगर महीना किससे बनता है, तो आपका जानते हैं कि आपका 12 महीने से आपका एक साल यानी एक ईयर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार आपका मिनट से, किससे, मिनट से आपका आवर्स का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंध रखता है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए GPLS, तो यहाँ पर जी की वैल्यू 7 होती है, पी की वैल्यू हमारी यहाँ पर 16 होती है और एल की वैल्यू यहाँ पर 12 होती है और एस की वैल्यू यहाँ पर जो है हमारा 19 होता है। अब इनको ऐड कर देते हैं। अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 54 हमें मिल जाएगा। कितना, 54 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार डब्लू देखिए, डब्लू की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 23 होती है और जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और के की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 11 होती है। अगर इन सभी को हम ऐड कर दें 23, 7, 19 और 11 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें 60 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 60 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख किए, देखिए क्या कह रहा है, 6 बच्चे हैं और उत्तर की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं। यहाँ पर 6 बच्चे हैं और उत्तर की ओर मुख करके सभी बैठे हुए हैं। तो 6 बच्चे यहाँ पर मैंने बैठा दिए। तो सभी का मुख कहाँ है, उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर यानी ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बात करेंगे, उनका नाम फूजी है, यूकेन है, यम है और क्रिस हैं, चार्ली, मैक। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं। क्या बैठे हैं, फूजी, क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पर फूजी और मैक जो है यहाँ पर तिरछे बैठे हैं। या तो फूजी आपका यहाँ पर बैठ सकता है और अगर हम इसको किसी मैक को अगर यहाँ बैठाएं तभी आपके तिरछे बैठ सकते हैं, या तो मैक यहाँ पर हो सकता है या तो फूजी आपका यहाँ पर हो सकता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे फिर कह रहा है कि मैक के तिरछे विपरीत बैठे हैं, यूकेन ऊपर पंक्ति में बैठा है। अब यूकेन को हम कहाँ बैठाएं,
यूक्रेन को अगर हम यहाँ बैठा देते हैं या तो यहाँ भी बैठा सकते हैं, अभी हम बनाते हैं ऐसे ही। फिर कह रहा है कि यूक्रेन ऊपर वाले पंक्ति में बैठा है फूजी के तुरंत बाएं, यानी फूजी के तुरंत बाएं बैठा है, यानी यूक्रेन आपका यहीं पर बैठा हुआ है। यूक्रेन आपका कहाँ पर बैठा है? यहीं पर बैठा हुआ है तुरंत बाएं। और क्रिस मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर कहाँ पर है? तो क्रिस को यहाँ पर बैठा दें तो किसके, कह रहा कि क्रिस मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि यम और क्रिस सामने पंक्ति में नहीं है। तो ये अगर हम यम को कहाँ बैठा दें? यहाँ पर बैठा दें। यम को अगर यहाँ पर बैठा दें तो आपका मैक यहाँ पर हो गया। अब एक एक बचा कौन? तो चार्ली बचा, चार्ली बचा, चार्ली यहाँ हो गया। तो फिर क्या कह रहा है? कह रहा है यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है? तो यम कहाँ पर है? तो यम के आपके यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है? तो यम के तिरछे आपका क्रिस बैठा हुआ है। कौन बैठा है? क्रिस बैठा हुआ है आपके। तो आपका क्रिस यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब देखिए, यदि नमन को 123-21 के रूप में लिखते हैं और विनीश को विनीश को 671 489 के रूप में लिखते हैं तो निमेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? निमेश दे रखा है, एन है, उसके बाद क्या है आपका आई है, उसके बाद एम है, उसके बाद ई है, एस है और एच है। तो क्या इन्हीं में इनका उत्तर छिपा हुआ है? चलिए देखते हैं। तो एन का प्लेस वैल्यू कहाँ पर है? तो एन देखिए, एन आपका यहाँ पर है और एन का प्लेस वैल्यू 1 दे रखा है, तो हमें 1 यहाँ पर उतार देना है। फिर उसके बाद क्या है? आई है, आई क्या दे रखा है? आई आपका देखिए यहाँ पर दे रखा है विनेश में, क्या दे रखा है? विनेश में दे रखा है और इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर 7 दिख रही है, तो 7 यहाँ पर उतार देना है। उसके बाद देखिए एम है, एम किस में है? यहाँ पर तीसरे नंबर पे है और एम की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, यहाँ पर आपको 3 उतार देना है। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद ई है, क्या है? उसके बाद आपका ई है, ई देखते हैं कहाँ पर है? ई देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद एस है, एस देखिए कहाँ पर है? एस यहाँ पर दूसरे साइड आपका लेफ्ट राइट से आपका यहाँ पर एस दूसरे नंबर पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 8 है, हम 8 उतार देंगे। उसके बाद बचा एच, एच यहाँ पर देखिए कहाँ पर है? तो एच यहाँ पर लास्ट में है और इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 9 है। तो 171 कितना? 171 489 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 21 है, 43 है, 85 है, 171 है, फिर आपका 341 है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या करें तो देखते हैं क्या पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। तो मुझे एक पैटर्न ये समझ आया, क्या मैं दोगुना करूँ? तो दोगुना करके देखता हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर मैं 21 का दोगुना करता हूँ तो कितना हो जाता है? आपका 42 हो जाता है। कितना? 21 का दोगुना करता हूँ और +1 करता हूँ। कितना? 21 का दोगुना करके +1 करता हूँ तो मुझे 21 दूना हमारा 42 यानी 42 होता है और एक ऐड कर देंगे तो आपका 43 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 43 क्या करें? 43 का 2 गुना कितना होता है? 43 का 2 गुना हमारा कितना होता है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाए नहीं, हाँ 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। अगर एक मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पर मुझे 85 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर फिर हम देखते हैं तो 85 गुणे कितना कर दें? तो 85 गुणे 2 कर दें। कितना? 85 का यहाँ पर 2 गुना कर दें और अगर हम एक इसमें ऐड कर दें तो 171 मिल जाएगा। फिर 171 कितना कर दें? 171 का 2 गुना करके इसमें से हम जो है -1 कर दें तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 341 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 341 मिल जाएगा। और बात करेंगे 341 का क्या करें? 341 का 2 गुना कर दें, 2 गुना करके +1 कर दें तो कितना हमें मिल जाएगा? 683 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा कर सकती है। तो यहाँ पर क्या पैटर्न लग रहा है? 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2। तो यहाँ पर
यहाँ पर आपका देखिए अंश और हर तो आपका यहाँ पर समान दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हंस आपका हर यहाँ पर समान दिख रहा है, तो इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो 3 2 हमारा 5 होता है, 5 2 7 होता है, 7 2 9 होता है, 9 2 11 होता है, 11 2 13 होता है। यहाँ पर 13/2 हमारा आना चाहिए। तो 13/2 कहाँ पर है? तो 13/2 देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म का चयन करें। अफ़गानिस्तान का संबंध यहाँ पर काबुल दे रखा है, तो नेपाल का संबंध आपका मोनाको से, पाकिस्तान का इस्लाम नगर से, चीन का बीजिंग से, ईरान का डबलिन से दे रखा है। तो अफ़गानिस्तान का संबंध आपका यहाँ पर काबुल से दे रखा है। तो देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर जिस प्रकार अफ़गानिस्तान की राजधानी है साथियों काबुल, क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर चीन की राजधानी क्या होती है? चीन की राजधानी हमारी बीजिंग है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों के स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन का चयन करना है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इधर कर देता हूँ। तो कौन सा यहाँ पर हम ऑप्शन रखें कि आपका बिल्कुल सही तरीके से आए? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम भाग रखेंगे कि हाँ, तो आपका 6 9 54 होता है। क्या होता है? 6 9 54 होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम भाग को रख के देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी को। तो क्या है आपका 54 है, भाग लगाएंगे, उसके बाद आपका 6 लिखेंगे, प्लस आपका लगाएंगे और 5 लिखेंगे, बराबर का यहाँ पर 14 कर देंगे। तो यहाँ पर 6 से काटेंगे, आपका यहाँ पर 9 बार में कटेगा और 9 9 और प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। इधर भी 14 हो जाएगा, उधर भी 14 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर हम जो है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यानी यह समीकरण पूरी तरह से संतुलित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो अभी तक हमने भाग 2 में रीजनिंग सॉल्व किया, यानी पहला भाग, दूसरा भाग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तीसरे भाग में हम जीके यानी सामान्य जानकारी देखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि एक 30 डिग्री नत समतल के साथ 10 मीटर तक 100 किलोग्राम खंड की संभाव्य ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर बात करेंगे, आपका यहाँ पर कितना दे रखा है? ये आपका मीटर कितना दे रखा है? तो 100 मीटर दे रखा है। कितना? 100 मीटर दे रखा है, किलोग्राम प्रति आपका दे रखा है। और यहाँ पर एस बराबर, तो इसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ये आपका न्यूमेरिकल का सवाल है, विज्ञान का। तो यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए और ये आपका 46 का आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा साथियों? ये लिए आपके लिए होमवर्क है। इसे मैं छोड़ के जाता हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कि कितने जूल आपका यहाँ पर उत्तर आएगा। चलिए देखते हैं वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो कौन सा है? स्पीकर है, माइक्रोफोन है, एकीकृत परिपथ यानी आईसी है, यानी इंटीग्रेटेड जो है सर्किट, यानी आपका स्टेरियो स्कोप है। तो वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका माइक्रोफोन को। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण समय के साथ परिवर्तित होने वाले चुंबकीय क्षेत्रों में किसी परिपथ में प्रेरित करके विद्युत धारा की परिघटना को जो है रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे है डैश डैश ऊर्जा का एक अनवकरणीय स्रोतों का उदाहरण है। डैश डैश ऊर्जा के एक आपका अनवकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो वृक्ष है, हवा है, कोयला है या आपका जल है। तो ये आपका हो जाएगा कोयला। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से यह मौजूद है, लेकिन उसमें से कुछ असीमित मात्रा में मौजूद होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते हैं। उसे नवीनीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जबकि बाकी आपकी ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो कोयला हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 यहाँ पर 49 नंबर है, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है कौन सी? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा,
प्रायोगिक ऊर्जा, या विकल्प डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बांध में अगर हम संग्रहित पानी को अगर रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो प्रायोगिक ऊर्जा। क्या होती है? ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, 1 मिनट, 49 नंबर है ना, 49 में आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। क्यों? किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध का पानी टरबाइन पर ऊंचाई से जल छोड़ने पर टरबाइन में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जल में यह ऊर्जा जो ऊंचे तल पर संचित रहने के कारण उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पर बी बराबर हमारा क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। जहाँ आपका जी क्या है? जी यहाँ पर हमारा द्रव्य त्वरण है। क्या है? जी हमारे यहाँ पर त्वरण है। और बात करेंगे एच क्या है? एच यहाँ पर हमारा ऊंचाई होती है और एम हमारे यहाँ पर द्रव्यमान होता है। 50 नंबर है, कह रहा है कि किसी तार की लंबाई को दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, या शून्य हो जाता है, या डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 50 नंबर में बात करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पहले यह मान लेते हैं कि दोनों तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वह प्रतिरोध के समान होता है, क्योंकि तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई के समानुपाती यानी ऊपर से प्रतिरोध के सूत्र होता है। तो यहाँ पर आपका दो गुना हो जाता है, या प्रभाव आपका पड़ता है क्या? तो यह आपका दो गुना हो जाता है। आगे है हरित क्रांति का डैश डैश से संबंध है। तो हरित क्रांति का जो आपका संबंध होता है वह खाद्यान्न से संबंध होता है। किससे? हरित क्रांति का यहाँ पर खाद्यान्न यानी गेहूं के उत्पादन से संबंधित होता है। और हरित क्रांति की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो 1965 में। कब? 1965 को यहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म यानी HYB, यानी यह उपज वाले आपके हाई और हरित क्रांति के जनक भारतीय अनुवंशिकी जो आपके थे कौन थे? तो आपके MS कौन थे? MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति यहाँ पर गेहूं उत्पादन के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे आपका फलों को उत्पादन को क्या कहते हैं? तो आपका स्वर्ण क्रांति। क्या कहते हैं? फलों के उत्पादन को यहाँ पर स्वर्ण क्रांति कहते हैं। और बात करेंगे उर्वरक उत्पादन को धूसर क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक उत्पादन को धूसर क्रांति कहते हैं। और मछली उत्पादन को क्या कहते हैं? मछली उत्पादन को यहाँ पर नीली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मछली उत्पादन को यहाँ पर नीली क्रांति कहते हैं। और पेट्रोलियम उत्पादन को यहाँ पर काली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? काली क्रांति कहते हैं। झींगा उत्पादन को गुलाबी क्रांति कहते हैं। और आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहते हैं। और टमाटर का उत्पादन को यहाँ पर लाल क्रांति कहते हैं। और अंडा और कुक्कुट उत्पादन को यहाँ पर क्या कहते हैं? रजत क्रांति कहते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से कहते हैं। और तेज बीज उत्पादन को पीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अगर हरित क्रांति आपसे पूछा जाए तो आपका खाद्यान्न उत्पादन यानी गेहूं उत्पादन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो बात करेंगे आपका 29 अगस्त। कब? तो 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का एक ड्राफ्टिंग कमेटी नियुक्ति की गई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष के रूप में 6 अन्य सदस्यों के साथ एक संवैधानिक सलाहकार द्वारा जो है सहायता प्रदान की गई। तो यहाँ पर 6 सदस्य थे और एक भीमराव अंबेडकर थे। टोटल इसमें आपके 7 सदस्य थे, जिसमें अगर सदस्यों की बात करेंगे तो आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, AN गोपाल स्वामी, KM मुंशी, हजरत सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान थे। कुल आपके 11 सूत्रों के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी 1986 को। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जिसे 1986 में शुरू किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में आपका सुरक्षित स्वच्छता प्रदान करने के लिए भारत का यह पहला प्रयास था। और बात करेंगे सन 2012 में। कब? सन 2012 में इसका नाम आपका बदल गया और इसका पुनर्गठन किया गया। इसका नाम बदलकर निर्मल भारत किया गया। क्या किया गया साथियों?
इसका नाम बदलकर 2012 में निर्मल भारत अभियान रखा गया। और फिर आपके नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तो इन्होंने क्या किया, इसका नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया। क्या किया? निर्मल भारत अभियान जो है इसका जो है पुनर्गठन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित है और स्वच्छ भारत मिशन एक शहरी है। दो आपके मिशन यहाँ पर लगाए गए। आगे देखिए, कह रहा सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था? कह रहा हेनरी क्वेंडिस, आइजैक न्यूटन, लॉरेंट फ्राइडल और जॉन्स केपलर। 4 विकल्पों में से हमारा जो करेक्ट हो जाएगा आपका हेनरी क्वेंडिस। हेनरी क्वेंडिस ने सबसे पहले द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मापा था। वह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के लिए सटीक मान देने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पर बात करेंगे, भांगड़ा जो आपका होता है, भांगड़ा पंजाब में किया जाता है। भांगड़ा भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब, उत्तरी भारत और उत्तरी पाकिस्तान का एक लोक नृत्य है, संगीत है। यह मुख्य रूप से बसंत मौसम के फसल त्यौहार बैसाखी से जुड़ा हुआ है। इस फसल के प्रमुख उत्पादन में जैसे भांग आपका, जिसे गांजा कहते हैं, भांग आपका हो गया, इसी के नाम पर पड़ा भांगड़ा। क्या कहते हैं? इसी के नाम पर पड़ा भांगड़ा। तो पंजाब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? एसिटिलीन है, पेंटीन है, ब्यूटेन है और बेंजीन है। तो बात करेंगे आपका ब्यूटेन। कौन सा? पैराफिन श्रृंखला के रासायनिक सूत्र आपका CH4 और H10। यह क्या है? यह ब्यूटेन संतृप्त हाइड्रोजन या एलेंग्स है। एसिटिलीन असंतृप्त होता है क्योंकि इसमें आपके 2 कार्बन परमाणु एक साथ त्रिपक्षीय बंधन में बंधे होते हैं। आगे है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव कब जीता था? तो यहाँ पर बात करेंगे सन 2004 में। 2004 में लोकसभा सदन का नेता बने। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल किया। सन 1984 में प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी नामक एक नई पार्टी बनाई थी, जिसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, 1989 को यानी 5 साल बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनका विलय हो गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पुर्तगाल, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क को वायु के देश के रूप में जाना जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन ने डेनमार्क की बिजली की मांग का 100% यहाँ पर पूरा किया है और डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा का 41% जो है पवन ऊर्जा से उत्पादित किया, जो यूरोप में उच्चतम स्तर रखता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, एनी बसेंट। तो आनंद मठ के जो आपके लेखक हैं वह आपके हो जाएंगे यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इन्होंने जो है इनका उपन्यास 1882 में यह प्रकाशित हुआ था और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से इसी उपन्यास से जो है प्रकाशित किया गया था। आनंद मठ जो है सन्यासी यानी फकीर विद्रोह का सबसे जो है अच्छा अनुस्मार यहाँ पर है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी कप खेल ब्रिज से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर होला ट्रॉफी, अमित दीवान ट्रॉफी, थॉमस कप और जयलक्ष्मी कप। तो होला ट्रॉफी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। होला ट्रॉफी ब्रिज खेल से जुड़ी हुई है। ब्रिज अल्टीमेट ट्रिकी कार्ड गेम होता है जिसे 4 लोग 52 कार्ड के पैक के साथ खेलते हैं। पूर्ववर्ती होलर राज्य इस खेल के बढ़ावा देने के लिए इंदौर में नियमित राष्ट्रीय ब्रिज टूर्नामेंट कराना स्वर्गीय महाराजा यशवंत राव होलकर का एक सपना था। इस खेल से जुड़ी अन्य ट्रॉफी जैसे बसालत लाल झाड़ ट्रॉफी, रैया गोल्ड कप और सिंधिया ट्रॉफी, ये आपकी 3-4 ट्रॉफी इसमें आपकी दी जाती है। खादर है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी या एकल फसल या लेटराइट मिट्टी का एक प्रकार। तो खादर बांगर का नाम आपने सुना, बांगर सीमेंट का नाम सुना होगा आपने। तो खादर मिट्टी बाढ़ के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी की जो है यहाँ पर नई परत बनती है।
इस मिट्टी के हर साल नवीनीकृत किया जाता है। यह तुलना बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और यह आपकी खादर जो होती है नई जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे देखिए, आगे है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने सबसे पहले हमला किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, अहमद शाह दुरानी या गजनी का महमूद। तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका गजनी का महमूद। आपका महमूद गजनवी ने मंदिर के भीतर जमा धन को लूटने के लिए 1025 ईस्वी को, कब? 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर पर भगवान शिव के समर्पित है और वहाँ पर इसने भारी लूटपाट की और सोमनाथ मंदिर चंद्रमा देवता का रक्षक है। 7वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण वल्लभी के मैत्रक राजाओं द्वारा गुजरात में किया गया था। आगे है डैश डैश मिस्र धातु में निकल, तांबा और जास्ता होते हैं। कह रहा सोल्डर, जर्मन सिल्वर, बेल्ट मेटल और रोज मेटल। तो 63 में हमारा ऑप्शन नंबर बी जर्मन सिल्वर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जर्मन सिल्वर जिसे हम न्यू सिल्वर या निकेल ब्रास आदि के नाम से जानते हैं, यह क्या होता है? तो निकेल प्राय जस्ता के साथ एक तांबा मिश्र धातु होता है। रामसर कन्वेक्शन अतिक्रमणकारी संधि है जो कि संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। बांध के लिए, बाघ के लिए, पारंपरिक बीज के लिए, आदिवासी भाषा के लिए या आर्द्र भूमि के लिए। तो रामसर जो आपका क्या है? आर्द्र भूमि है। क्या है? रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमि के संरक्षण और टिकाऊ उपयोगी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आपके बैटलेट्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? स्वांग है, तमाशा है, दशावतार है या नौटंकी है? तो यहाँ पर बात करेंगे स्वांग। स्वांग जो है हरियाणा का एक पारंपरिक थिएटर रूप है। स्वांग ग्रामीण लोक नाटक है जो वीरता, बलिदान, हास्य और जो कुछ भी दिमाग में आता है कि पौराणिक और आधुनिक कहानियों को दर्शाते हुए प्रेम के संबंध को व्यक्त करता है। स्वांग शब्द का अर्थ होता है भेष या नकल। क्या होता है यहाँ पर? भेष या नकल। तो अभी तक हमने 3 पार्ट कवर किया। अब जो है हम कंप्यूटर सॉल्व करेंगे। आइए कंप्यूटर हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके यहाँ पर असत्य कथन हैं? तो असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करना है 64 में, 66 में। तो यहाँ पर बात करेंगे, कह रहा MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों आपके संरेखण होते हैं। और दूसरा कह रहा है कि आपके MS वर्ड में कंट्रोल+इंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। तो कह रहा है कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका पहला और दूसरा दोनों। कौन सा? देखिए, वर्ड में एक ही पैराग्राफ या पंक्ति दोनों दाएं और बाएं संरेखण का लागू करना असंभव है। क्या है? असंभव है यहाँ पर। और यह दोनों किसी एक का हो सकते हैं, दोनों का नहीं। MS वर्ड में कंट्रोल+इंटर का उपयोग करके कर्सर की वर्तमान स्थिति में पृष्ठ विराम सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खोले गए पेज के मार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। किसका? तो Alt+B का, Ctrl+M का, Ctrl+V का या Ctrl+D का। तो यहाँ पर बात करेंगे गूगल क्रोम में तत्काल खोले गए पृष्ठ को जो है बुकमार्क जोड़ने के लिए Ctrl+D का कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखिए Ctrl+Shift+ और D नए फोल्डर में बुकमार्क के लिए सभी पृष्ठों को सेव करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज किया है। तो यहाँ पर बात करेंगे 68 में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अन्य वर्ड प्रोसेसर Ctrl+X क्या हो जाएगा? तो Ctrl+X जो किसी भी टेक्स्ट या चित्र या ऑब्जेक्ट को चुनता है उसी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का हम यूज करते हैं। कह रहा है TCP/IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पर TCP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो TCP का मतलब होता है
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यह एक मानक होता है जो एक नेटवर्क वार्तालाप को स्थापित करने और बनाए रखने को तरीके को परिभाषित करता है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता उपयोग किया जाता है? तो सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, या स्ट्राइक थ्रू है, या फॉर्मेट प्रिंटर है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका सुपरस्क्रिप्ट का। किसका? देखिए सुपरस्क्रिप्ट एक वर्ण है, जैसे कि एक संख्या या अक्षर जो कि सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे या ऊपर सेट किया जाता है। यह आमतौर पर बाकी टेक्स्ट से छोटा होता है। आधार रेखा से ऊपर नीचे सबस्क्रिप्ट दिखाई देती है। जब किसी आपका MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करने तो F2 कुंजी दबाने से तो क्या होगा? F2 कुंजी दबाने से क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। क्या किया जाए? सेल एडिटिंग मोड में हो जाएगा ताकि इसके कंटेंट को संशोधित करते MS एक्सेल में F2 फंक्शन कुंजी का उपयोग करके कक्ष में एडिट करने के लिए किया जाता है। F2 कुंजी दबाकर सीधे टेक्स्ट में बदलाव कर सकते हैं। जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? तो फ्रॉम में, टू में, आपका BCC में, या CC में? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका CC में। ईमेल की संरचना इस प्रकार है, जैसे फॉर्म यह फील्ड ईमेल का पता बताती है। यह प्रेषक को ईमेल पता निर्दिष्ट करके आमतौर पर रिप्लाई टू पता होगा। आगे है, दिए गए MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, उसके बाद इनका क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? इनका मान 4 का स्क्वायर 16 है, और इस पर अगर क्यूब कर दें तो आपका किसके मान के बराबर हो जाएगा? 4096। क्या हो जाएगा? आपका 4096। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? तो दाएँ, मध्य, बाएँ, या ऊपर? तो यहाँ पर बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट के रूप में कक्ष में टाइप किया गया टेक्स्ट कक्ष के बाईं सीमा से जुड़ा होता है। डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण सही व्याख्या और दिनांक संरक्षित करता है। आगे है, MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर बात होगी Ctrl+E की। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+E का उपयोग परिच्छेद का केंद्र करने के लिए किया जाता है। परिच्छेद को संरेखित करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण शॉर्टकट हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल का फार्मूला का परिणाम क्या होगा? FACT 0 प्लस इफेक्ट 3। यहाँ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका फैक्ट यानी इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, और इंटू में आपका 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3 2 5 1 6। तो यहाँ पर 126 के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 मिनट 127 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर बराबर अगर फार्मूला हम लगाएंगे तो 127 हमारे यहाँ पर 76 में करेक्ट हो जाएगा। A5 में एक फार्मूला A3 + B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? तो अगर आप लोगों ने एक्सेल पढ़े होगा तो यहाँ आपको पता होगा कि जब हम एक्सेल में सूत्रों को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो स्वचालित रूप से सेल जो है संदर्भित को संयोजित करता है। तब होता है जब सेल जो है स्वचालित रूप से समायोजित पंक्तियों और स्तंभों को संदर्भित करने वाली पंक्तियों और स्तंभों को सुनिश्चित करने के लिए संदर्भों में संयोजित किया जाता है। ये आपका सूत्र हो जाएगा बराबर E7 प्लस आपका F8। जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन सबसे ऊपर हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो आपका यहाँ पर क्या सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो देखिए
आपका वर्टिकल तो नहीं दिखाई देता है, ना ही आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, ना ही स्टेटस बार। ये होता है आपका टाइटल बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एक नई MS एक्सेल वर्कबुक में टाइटल बार आप टाइटल बार क्विक एक्सेल टूल बार के बगल में या एक्सेल विंडो के ऊपर स्थित होता है। यह खुले दस्तावेज का निर्माण प्रदर्शित करता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर आपका पुश करता है? HTTP है, पोप है, पोप और HTTP दोनों है, SMTP है। तो ये हो जाएगा आपका SMTP, यानी सरल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन का एक संचार प्रोटोकॉल होता है। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है। जबकि आपका पोप क्या होता है? पोप जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और एक आपका क्या होता है? IMAP। ये क्या होता है? तो इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल का उपयोग रिसीवर को पक्ष में उन मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और MSTP क्या होता है? MSTP जो होता है आपका होता है, और ये जिसे हम IP प्रोटोकॉल को एप्लीकेशन के लेयर भाग होता है। आगे है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य आपका चेंज विकल्प है? क्या आपका होता है? पास्कल केस। देखिए, MS वर्ड में चेंज विकल्प इस प्रकार है। वाक्य का मामला जो है चयनित पाठ में प्रत्येक का पहले कैपिटल में है और बाकी नीचे भाग में होता है। लोअर केस में सभी टेक्स्ट जो है लोअर केस को मजबूर करेंगे। अपर केस में क्या होता है? देखिए, पहले हम बात करेंगे वाक्य का मामला में। यहाँ पर पास्कल कस तो हमारा पास्कल केस हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर देखिए लोअर केस का, तो लोअर केस में क्या होता है? सभी टेक्स्ट लोअर केस को मजबूत करेंगे। और अपर केस में क्या होता है? तो अपर केस में सभी चयनित पाठ जो होते हैं वह ऊपर अपर मामले में जाते हैं। और टांकल केस क्या होता है? टांकल केस, टांकल जो है मामले का उल्टा करके अपर केस या लोअर केस में हो जाते हैं और सभी निचले अक्षर को अपर केस में बदल दिया जाता है। आइए, अभी तक हमने यहाँ पर कंप्यूटर सॉल्व किया भाग नंबर 4। अब हम भाग नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल कह रहा कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ बात करेंगे मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में यहाँ पर कार्य करते हैं। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है? तो यहाँ पर जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो महिला आबादी यहाँ पर 48%, कितना? 48% है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों का जो है जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका उत्तर प्रदेश में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े जो है रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो आपकी हो जाएगी 4, जो अगर यहाँ पर देखें जनसंख्या का कुल आंकड़ों का 20.7% जो है संपूर्ण देश का है। आगे है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पर बात होगी 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2001 में शुभारंभ हुआ। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फलों और सब्जियों को कृषि करने वाले किसानों को उनके भंडार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये थे कौन? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, जो कि 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक यह थे। उसके बाद संपूर्णानंद आए, फिर आपके चंद्रभान गुप्त आए और वर्तमान में श्री योगी आदित्यनाथ हैं। आगे देखिए, कह रहा कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ है? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1957 को हुई थी और यह बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंध रखता है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र का मुख्य निवासी है। तो ये आपका खरवार, कौन सी? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजातियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त
बात करें जनजातीय प्रदेश की, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र में ये आपकी पाई जाती है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? तो ये आपकी किस में है? तो ब्रज भाषा में। किसमें? अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में है। इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को। आगे है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। प्रयागराज में अकबर का किला यमुना नदी के किनारे स्थित है। और मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी जो है धाम है। और लखनऊ में प्रसिद्ध इमामबाड़ा है। क्या है? लखनऊ में इमामबाड़ा है। और मेरठ में क्या है? मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी धाम है। और लखनऊ में जो क्या है? तो लखनऊ में प्रसिद्ध आपका इमामबाड़ा है। यहाँ पर वाराणसी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की। चरकुला मौसमी लोक नृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से संबंध रखता है। ब्रज क्षेत्र में होली या उसके दिन रात्रि के समय गांव में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण करके सिर पर मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिला पिरामिड नुमा चारकुला अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिलाएं कलाकारों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ पर बात होगी उन्नत किस्मों के बीज का बढ़ता प्रयोग है। देखिए, जब आप उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करेंगे तभी तो आपके कृषि में उत्पादन बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विकल्प यहाँ पर सर्वोत्तम तरीके से सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में डैश डैश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया। यहाँ पर बात होगी लखनऊ में। कुंभ कृषि 2018 जो है आयोजन 26 से 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इसमें किसान, पशुपालन, कृषि से जुड़े उद्योग और बीज से आदि जुड़े विषयों पर प्रकाश डाला गया। आगे है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर बात होगी अपना उत्तर प्रदेश। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद तीसरे पर अब आपका क्या आता है? तो कर्नाटका आता है। और चौथे पे जो आपका आता है वह बिहार आता है। उसके बाद आपका गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पर बात होगी आपका उद्योग बंधु की। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने का उद्देश्य से उद्योग बंधु चलाई जा रही है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई है? तो ये जो आपकी होगी ये आपकी रायबरेली में। भारत में रेल डिब्बा बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई है। और ये भारत में रेल डिब्बा बनाने का जो है तीसरा कारखाना है। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग जो है बनते हैं? तो कृत्रिम अंग जो बनते हैं वह कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग निर्माण किया गया है। सन 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की जो है शाखा संरचना है। तो यहाँ पर बात होगी आपकी कितनी उत्तर प्रदेश में बंधु की इस 3 शाखाएं जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। जिला, मंडल और राज्य स्तर 3 स्तर पर है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वोत्तम सोलर ऊर्जा जो है संयंत्र प्रारंभ किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है मथुरा में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाले उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी और पूर्व पश्चिम से गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। दोनों गलियारों को मिलन और उत्तर प्रदेश की झांसी से जिले से होता है। 1 मिनट 98 था ना, तो 98 का 1 मिनट 98 जो आपका हो जाएगा अलीगढ़। देखिए, अलीगढ़ प्रश्न के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज नामक में 660 कितना 660 आपका मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पन्न किया गया है। आगे है, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पर है? तो ये जो आपका है वह झांसी में है।
आगे लास्ट हम देखेंगे, कह रहा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी, तो ये आपकी हुई थी कब? 1935 में। कब? अप्रैल 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 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। इसी वर्ष CNG रंगारंच किसान नेताओं ने सभी प्रांतीय किसानों को मिलकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बनाने की योजना प्रारंभ की। इसी योजना का आगे बढ़ते हुए किसान नेताओं ने 11 अप्रैल कब? 11 अप्रैल 1936 में जो है किसान सभा की स्थापना की। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।